हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 19 से, जो कि राइट टू फ्रीडम से रिलेटेड है। तो जो राइट टू फ्रीडम है वो आपको बताता है जस्ट लाइक जैसे ये आर्टिकल 19 में आपको 6 राइट दे रखे हैं, जो कि है आपका कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, यानी कि आपको बोलने का अधिकार एंड एक्सप्रेशंस का अधिकार है। आप असेंबल हो सकते हैं पीसफुली बिना किसी आर्म के, एसोसिएशन बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। आप मूव कर सकते हैं फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि जितनी भी भारत की टेरिटरी हैं। बट हाँ, देयर आर सम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं कई बार। जैसे लाइक अगर आप नॉर्थ ईस्ट साइड जाते हैं तो कुछ इलाकों में आपको इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है, यानी कि कुछ एक पास लेना पड़ता है। और जस्ट लाइक जैसे हमारा कोई एक वॉर वाला एरिया चल रहा है जैसे एलओसी वगैरह, तो वहाँ के लिए कुछ एक अलग परमिशन लग जाती है। बट ऐसा नहीं है कि आप नहीं घूम सकते हैं, बट देर आर सम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ड्यू टू बिकॉज ऑफ योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ठीक। और आप कहीं पे भी रिसाइड एंड सेटल हो सकते हैं किसी भी पार्ट में टेरिटरी के भारत की। हालांकि पहले ये जम्मू एंड कश्मीर वगैरह में भी नहीं था, लेकिन बाद में 370 हटा दिया गया, तो अब आप वहाँ पे भी रह सकते हैं। बट देर आर सम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक। आप राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, यानी कि आप किसी भी प्रोफेशन को कैरी आउट कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, आपको यही करना है, ये बिजनेस नहीं कर सकते, उस तरीके से। आर्टिकल 19 हालांकि पहले जो कि 7 राइट इंक्लूड करता था, लेकिन जो एक आर्टिकल जो था वो डिलीट कर दिया गया, यानी कि जो आपका एक राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको हटा दिया गया और वो 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हटाया था 1978 में, जो कि एक फंडामेंटल राइट था। बट नाउ इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। अब आप मेरे को ये बता सकते हैं कि अब ये जो आर्टिकल है वो कहाँ पर पहुँचा दिया गया है? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, बाकी तो मैं बताऊँगा ही आगे। ठीक। ये जो 6 राइट हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं आपको स्टेट के कोई भी एक्शन से, यानी कि जस्ट लाइक जैसे कोई भी एक स्टेट एक्शन ले लेती है, आपको बोल देता है कि भाई आपको बोलने का अधिकार नहीं है, ये सब नहीं है, या कोई आपको मना करता है। ठीक। तो उस चीज़ में ये आपके लिए मतलब जस्ट लाइक कि आप इसको लेके जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि इस तरीके से हमारी जो आज़ादी है उस पर लगाम लगाया जा रहा है। बट ये प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट में नहीं है, मतलब ये बोले कि घर में किसी एक व्यक्ति ने आपका बोलने का अधिकार छीन लिया ये सब और आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, तो ये ओनली अगेंस्ट स्टेट एक्शन है, नॉट प्राइवेट इंडिविजुअल। और ये जो राइट्स हैं वो अवेलेबल हैं सिटीजन्स को और जो शेयर होल्डर होते हैं कंपनी के, बट ये फॉरनर्स को नहीं एप्लीकेबल हैं, लीगल पर्सनस को भी। ठीक। जस्ट लाइक जैसे कंपनी जो कॉरपोरेशन होती हैं उनके लिए भी नहीं है। ये जो स्टेट है ये इम्पोज करता है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, जो कि मैंने आपको बताया ही था कि कुछ ग्राउंड्स पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन हो सकते हैं। ठीक। जस्ट लाइक कई बार अभी हम बात करते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच में कुछ हेट स्पीच ऐसी होती हैं कि जो कि समाज में एक अलग ही अनस्टेबिलिटी उत्पन्न कर सकती हैं, तो उस समय तो ये कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ज़रूरी हो जाते हैं। तो चलिए अभी क्या करके देखते हैं। जस्ट लाइक जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इसका मतलब क्या है कि हर एक सिटीजन को अधिकार है कि वो एक्सप्रेस कर सकता है अपने व्यूज़, अपने ओपिनियन, अपने बिलीफ एंड अपने कन्विक्शन को बाय वर्ड ऑफ माउथ, राइटिंग, प्रिंटिंग, पिक्चरिंग और इन एनी अदर फॉर्म, या तो मुंह से बोल के, लिख कर, प्रिंट करके, पिक्चराइज करके, ये किसी भी अदर फॉर्म में वो अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकता है, अपने ओपिनियन को, अपने बिलीफ को। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो इंक्लूड करता है क्या, कि वो प्रोपेगेट कर सकता है अपने व्यूज़। ठीक। और एज वेल एज दूसरे के व्यूज़ भी। ये फ्रीडम ऑफ प्रेस, जो ये प्रेस होता है जस्ट लाइक न्यूज़पेपर वगैरह। ठीक। तो ये भी कुछ भी छाप देते हैं या कुछ भी न्यूज़ वगैरह ये सब, वो क्यों? क्योंकि आर्टिकल 19 में मिला हुआ है ये सारी चीज़ें। फ्रीडम है कि भाई आप कॉमर्शियल एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है आप उसको टैपिंग कर सकते हैं। बट अभी थोड़ा सा एक चीज़ ये आ गया है कि इफ़ अगर आप रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं तो सामने वाले की कंसेंट के लिए आजकल, अगर जैसे नहीं देखा आपने कि आप रिकॉर्ड कर रहे हैं किसी की वॉइस, तो अब वो आपका मोबाइल बोलता है कि मतलब योर कॉल इज़ बीइंग रिकॉर्डेड एसेस, तो अगर सामने वाले को पसंद नहीं है तो वो आपको सीधा बोल देगा कि नहीं आप रिकॉर्ड नहीं करिए। तो आजकल ये सारी चीज़ें अलाउड हो गई हैं, इन द सेंस क्या कि आपको सामने वाले को बताना भी पड़ेगा। तो बताना कैसे, कि आजकल जैसे आप कॉल रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं तो सामने वाले को ऑटोमेटिकली पता ही चल जाता है, क्योंकि वो प्राइवेसी का भी मामला आ जाता है कई बार। ठीक। आप टेलीकास्ट कर सकते हैं कुछ भी जो गवर्नमेंट है, मतलब एज सच, और कोई भी मतलब गवर्नमेंट की कुछ भी जो स्कीम्स वगैरह हैं, कुछ भी A to Z जो भी आप करना चाहें, और कोई भी ऐसे मोनोपोली नहीं है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे गवर्नमेंट की कि जो चीज़ वो चाहेंगे वही सर्कुलर होगी लोगों के बीच में। अब बंद के अगेंस्ट में आपके पास राइट है, कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा करा जाता है ना कि इस दिन ये बंद कर दिया, पूरा भारत बंद है, ये वो इस तरीके से।
आपको गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ जानने का अधिकार है, आपको चुप रहने का भी अधिकार है, फ्रीडम ऑफ साइलेंस का भी अधिकार है एक तरीके से। आपको इम्पोजिशन और प्री सेंसरशिप जो है न्यूज़पेपर पे, उसके खिलाफ भी ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। डेमोस्ट्रेशन और पिकेटिंग बट नॉट राइट टू स्ट्राइक, ठीक। और जो स्टेट है वो इम्पोज कर सकता है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, ठीक। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे वही कौन से ग्राउंड, सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी, स्टेट की फ्रेंडली रिलेशन बनाने और फॉरेन स्टेट के साथ, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन एंड इंसाइटमेंट, किसी भी ऑफेंस को लेके। तो यानी कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं इन सब ग्राउंड पे। ऐसा नहीं कि अगर आप बोले कि अगर गवर्नमेंट ने सोवरेनिटी को ध्यान में रखते हुए आपके कुछ आर्टिकल्स यानी कि जो आपके फ्रीडम मिली हुई है उस पर थोड़ा सा प्रतिबंध लगा दिया तो आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। ये सारे ग्राउंड याद कर लेना किन किन ग्राउंड्स पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है। फिर आता है फ्रीडम ऑफ असेंबली, यानी कि हर एक जो सिटीजन है उसको असेंबल होने का भी अधिकार है, बट पीसफुली। ये नहीं कि हथियारों के साथ आप खड़े हो जाएं कहीं पे भी, ठीक। आप पब्लिक मीटिंग कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं। ये जो फ्रीडम है वो एक्सरसाइज होगी किस पे, एक पब्लिक लैंड पे, ठीक। और जो असेंबली है वो एकदम पीसफुल होनी चाहिए बिना किसी हथियारों के। और ये जो प्रोविज़न है ये प्रोटेक्ट नहीं करता है वॉयलेंट, डिसऑर्डरली, रेशियस असेंबलीज को, यानी कि जिसमें लड़ाई झगड़ा ये सारी चीज़ें होने लगे तो वहाँ पे ये आपका जो अधिकार है, आप ये नहीं बोल सकते हमारे अधिकार का हनन हो रहा है भाई, आप वहाँ पे आम वगैरह लेके तो जा ही नहीं सकते, ठीक। क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा आक्रोश भी पैदा हो सकती है इससे पब्लिक के बीच में, ठीक। और ये जो चीज़ है ये राइट टू स्ट्राइक को इंक्लूड नहीं करता। कभी आप सोचिए ये राइट टू स्ट्राइक भी है, फ्रीडम ऑफ असेंबली जो है। ये जो स्टेट है वो इम्पोज कर सकता है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, ठीक। राइट ऑफ असेंबली दो ग्राउंड पे, एक तो सोवरेनिटी को ध्यान में रख के या इंटेग्रिटी को ध्यान में रख के, पब्लिक ऑर्डर को ध्यान में रख के, जिससे और जो मेंटेनेंस होता है ट्रैफिक का एक उस एरिया में, ठीक। वहाँ पे वो मना भी कर सकता है कि नहीं भाई यहाँ पे नहीं हो सकती हैं। अगर ये सारी चीज़ें बाधित होती हैं तो लार्ज स्केल पे, तो आपने देखा होगा कि इम्पोजिशन हो जाता है सेक्शन 144 का, जो कि हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में जो मजिस्ट्रेट है वो उस पर वो सेक्शन 144 लगा देता है, ठीक। और मतलब फिर उसकी वजह से क्या होता है कि जितनी भी असेंबली वगैरह मीटिंग वूटिंग होती हैं इन सारों पे ऑब्स्ट्रक्शन लग जाती हैं, बिकॉज उसको लगता है कि यहाँ पे कोई भी एज सच एक जो पब्लिक ऑर्डर है पूरा तरीके से बिखर सकता है, सोवरेनिटी को खतरा हो सकता है, इंटेग्रिटी को खतरा हो सकता है, इंडिया की या ट्रैफिक वगैरह से रिलेटेड कुछ भी इशू हो सकते हैं, तो वो सीधा सेक्शन 144 का यूज़ कर देता है जो मजिस्ट्रेट होता है आपके डिस्ट्रिक्ट का, ठीक। और जो सेक्शन 141 है आईपीसी, इंडियन पिनल कोड का, हालांकि अब तो इंडियन पिनल कोड बदल गया है, ठीक। इसमें भी और चीज़ इसमें बताई गई थी, बेसिकली क्या थी वो क्या थी कि इफ़ अगर कोई भी असेंबल होते हैं 5 या उससे ज़्यादा पर्सन और वो अनलॉफुल हो जाते हैं, बिकम्स अनलॉफुल। अनलॉफुल वो किस कंडीशन में हो जाते हैं, फर्स्ट कि वो रजिस्ट करते हैं एग्जीक्यूशन किसी भी कानून का या लीगल प्रोसेस को, या फोर्सिबली ऑक्यूपाई कर लेते हैं किसी की प्रॉपर्टी, या कमिट करते हैं एनी मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपासेस, या फोर्स करते हैं किसी पर्सन को इलीगल एक्ट में, या थ्रेटन करते हैं गवर्नमेंट को, इसके ऑफिशियल को लॉफुल पावर को इम्प्लीमेंटेशन करने से, ठीक। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन में क्या है कि जितने भी सिटीजन्स हैं उनको राइट है कि वो एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, यूनियन या कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। इसके अंदर में उनको राइट मिला हुआ है कि वो फॉर्म कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को, कंपनीज़ को, पार्टनरशिप फर्म को, सोसाइटीज़ को, क्लब्स, ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड यूनियन, ये सारी बन सकते हैं। ये सारे अधिकार आपको मिले हुए हैं और आपने देखा भी होगा अधिकार है तो तभी ये सारी चीज़ें खुली हुई हैं, वरना नहीं होते, ठीक। ये इंक्लूड करता है, इट ओनली इंक्लूड द राइट टू स्टार्ट एन एसोसिएशन। ये एक उसी राइट को इंक्लूड करता है कि जिसमें आप एसोसिएशन स्टार्ट करते हैं, यूनियन स्टार्ट करते हैं, बट ऑल्सो टू कंटिन्यू टू विद द एसोसिएशन और यूनियन एज सच। और फिर उस चीज़ को आप कंटिन्यू भी कर रहे हैं, किसी एक चीज़ को जस्ट लाइक पहले से चल रही थी फिर उसको आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो नेगेटिव राइट है, नेगेटिव राइट ऑफ नॉट टू फॉर्म और ज्वाइन एन एसोसिएशन और यूनियन, ओके। जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है वो भी इम्पोज करी जा सकती हैं थोड़ी सी इसके ऊपर भी, ठीक। ओके वो क्या है, सोवरेनिटी पे, इंटेग्रिटी पे, पब्लिक ऑर्डर पे या मोरालिटी को ध्यान में रखते हुए। और ये जो रेस्ट्रिक्शन है ये सिटीजन को कम्प्लीटली लिबर्टी देती हैं कि वो मतलब एक तरीके से फॉर्म कर सकते हैं मतलब एक तरीके से ये जो रेस्ट्रिक्शन है ये सिटीजन को कम्प्लीटली लिबर्टी है फॉर्म करने की, हालांकि एसोसिएशन और यूनियन की लॉफुल ऑब्जेक्टिव के साथ और पर्पसेस के साथ।
ठीक। बट वही है कि किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं होना चाहिए, और प्लस इन ग्राउंड्स पे अगर लग रहा है कि खतरा हो सकता है तो फिर उस चीज़ को मना भी कर दिया जाएगा। हालांकि ये जो राइट टू ऑब्टेन रिकॉग्निशन है उस एसोसिएशन का, वो एक फंडामेंटल राइट नहीं है कि कल को आप बोले हमारी जो एसोसिएशन है वो बन गई है, अब इसको एक रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, वो तो ये इट्स नॉट अ फंडामेंटल राइट। एसोसिएशन फॉर्म करना फंडामेंटल राइट है, लेकिन रिकॉग्निशन मिलना फंडामेंटल राइट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला जितनी भी ट्रेड यूनियन है उनको गारंटी हैव नो गारंटी कि उनको राइट टू इफेक्टिव बार्गेनिंग मिले, या राइट टू स्ट्राइक मिले, या राइट टू डिक्लेयर अ लॉक आउट मिले। ये जो राइट टू स्ट्राइक है वो कंट्रोल करा जाएगा एक अप्रोप्रिएट इंडस्ट्रियल लॉ के थ्रू। फिर आता है आपका फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, यानी कि आप जो सिटीजन हैं वो मूव कर सकते हैं फ्रीली हमारी पूरी टेरिटरी में भारत की, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। बट इसके अंदर भी कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। ठीक। मतलब बेसिकली इसका मकसद तो यही है कि एक तो नेशनल फीलिंग को प्रमोट करना, नॉट पैरोकियलिज्म को। ठीक। नेशनल फीलिंग्स आएगी लोगों के बीच में, भाई इधर से उधर जाएंगे तो लोग एक दूसरे के बारे में जानेंगे। ठीक। यूनिटी का सेंस बढ़ेगा। ठीक। बट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। द ग्राउंड ऑफ इम्पोजिंग रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन दिस फ्रीडम आर टू, नेमली वो कौन कौन से, एक तो जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में ये प्रोटेक्शन करना हो किसी शेड्यूल ट्राइब के एरिया को। शेड्यूल ट्राइब के एरिया में जैसे काफ़ी लोग जाते हैं, फिर उनसे उनको डिस्टर्बेंस होता है, क्योंकि एक तो वो उनका जीवन है, वो वैसे ही जीते हैं, और फिर आप जाके उसमें क्या करें, इंटरफेयर करें तो वो गलत हो जाता है कई बार। तो इन सारे एरिया पे आपका रेस्ट्रिक्शन को प्रोहिबिट भी करा जा सकता है। जो एंट्री है आउटसाइडर की, जस्ट लाइक ट्राइबल एरियाज़ में या रेस्ट्रिक्शन वाले एरियाज़ में, ड्यू टू बिकॉज ऑफ कि जस्ट लाइक उनके कल्चर को सेव करना है, लैंग्वेज को, कस्टम को, और जो जिस हिसाब से वो शेड्यूल ट्राइब रह रहे हैं उसको अगर सेव करना है, या उनके ट्रेडिशनल वोकेशन को सेव करना है, या प्रॉपर्टीज़ को सेव करना है, तो तब आपको वहाँ पे सीधा मना कर दिया जाएगा। और जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बोला था कि जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है प्रोस्टिट्यूट का, वो रेस्ट्रिक्ट करा जा सकता है किन ग्राउंड्स पे, पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रखते हुए या पब्लिक मोरल्स को ध्यान में रखते हुए। जो बॉम्बे हाई कोर्ट था उसने वैलिडेट करा था इन रेस्ट्रिक्शन को। जो पर्सन थे वो मूवमेंट कर रहे थे, जो कि खाली मतलब जो कि अफेक्टेड थे एड्स वगैरह से। मतलब देखो जितने भी प्रोस्टिट्यूट होते हैं उनको राइट तो मिला हुआ है, बट उनको भी रीजनेबल ग्राउंड्स पे रोका जा सकता है। मतलब जस्ट लाइक अगर कुछ ऐसा कुछ भी मेडिकल इशू है तो फिर वो काफ़ी लोगों को भी अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक। जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है उनके दो डायमेंशन है, एक होता है इंटरनल, इंटरनल कि आप विद इन द कंट्री घूम रहे हैं, एक होता है एक्सटर्नल यानी कि कंट्री के बाहर घूम रहे हैं। ठीक। और राइट टू कम बैक टू द कंट्री। और जो आर्टिकल 19 है वो सिर्फ एक ही डायमेंशन को प्रोटेक्ट करता है, एंड दैट डायमेंशन इज़ कि जिस टाइम पे आप अपने भारत के अंदर घूम रहे हैं। और जो सेकंड डायमेंशन है वो डील करी जाती है आर्टिकल 21 के द्वारा, जो कि है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। यानी कि भारत के अंदर घूमेंगे आप तो तब आपका आर्टिकल 19 आपको प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन भारत के बाहर अगर आप घूमने जाते हैं तो तब आपका आर्टिकल 21 लागू हो जाता है वहाँ पर। फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस यानी कि किसी भी सिटीजन को एक अधिकार है कि वो कहीं पे भी रिसाइड कर सकता है, सेटल हो सकता है एक पार्ट में टेरिटरी के। और ये जो राइट है उसके दो पार्ट हैं, यानी कि राइट टू रिसाइड है एक एनी पार्ट में कंट्री के, इसका मतलब ये है कि आप कहीं पे भी स्टे कर सकते हैं टेम्परेली। और दूसरा होता है कि सेटल। एक होता है रिसाइड यानी कि आप टेम्परेरी रह रहे हैं, जस्ट लाइक जैसे आप पढ़ने जाते हैं, बाहर जाते हैं कहीं पे भी, तो आप टेम्परेरी पढ़ने जाते हैं, वहाँ पे रहते हैं 2-3 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जो भी। एक राइट टू सेटल होता है कि आप उस एरिया में जाके सेटल हो जाते हैं। ठीक। आप वहाँ का प्रॉपर डोमिसाइल ले लेते हैं, आप वहाँ के पूरे परमानेंट नागरिक बन जाते हैं उस एरिया के। ये जो राइट है वो रिमूव कर देता है एक इंटरनल बैरियर्स एक कंट्री के अंदर। मतलब कि ऐसा नहीं है कि भाई कि आप नहीं जा सकते हैं, ये वो आप जा सकते हैं। और इससे एक प्रमोट होता है नेशनलिज्म की फीलिंग, और अवॉइड होती हैं जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं नैरो माइंडेडनेस की। बट ये जो स्टेट है वो इम्पोज कर सकता है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन कुछ ग्राउंड्स पे, जस्ट लाइक कि जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को ध्यान में रख के या शेड्यूल ट्राइब के एरिया को ध्यान में रखा। अब ये नहीं कि आप कल को जाकर शेड्यूल ट्राइबल एरिया में जाके बोलें कि अरे मेरे को तो यहाँ रहना है, नहीं यार, उनको अगर हमें प्रोटेक्ट करना है तो फिर वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। और ये जो राइट है आउटसाइडर का रिसाइड करने का और सेटल होने का ट्राइबल एरियाज़ में, वो रेस्ट्रिक्टेड है ड्यू टू बिकॉज ऑफ कि भाई उनके कल्चर को बचाना है, लैंग्वेज को, कस्टम को, मैनर को, जिस हिसाब से वो रह रहे हैं, उनके ट्रेडिशनल चीज़ों को बचाना है, प्रॉपर्टीज़ को बचाना है एक्सप्लॉइट होने से। टेक तो तब आप वहाँ पे नहीं रह सकते हैं। काफ़ी पार्ट में जस्ट लाइक जैसे जो ट्राइबल हैं उनमें ट्राइबल हैव बीन परमिटेड टू रेगुलेट देयर प्रॉपर्टी राइट इन अकॉर्डेंस विद द कस्टमरी रूल्स एंड लॉज। ठीक। तो मतलब ऑब्वियसली बात है वो अपने हिसाब से रहन सहन कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, है कि नहीं। जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये भी बोलता है कि जो कुछ एरियाज़ हैं वो बैंड भी हो सकते हैं।
सर्टेन काइंड ऑफ पर्सन्स के कारण, जस्ट लाइक जैसे प्रोस्टिट्यूट के कारण या हैबिचुअल ऑफेंडर्स के कारण कुछ एरियाज़ को बैन भी करा जा सकता है कि हाँ वहाँ पे नहीं जा सकते हैं ये वो ऐसे करके, ठीक। और ये क्लियर भी है कि जो राइट टू रेसिडेंस और जो राइट टू मूवमेंट है वो ओवरलैप है कुछ एक्सटेंट तक, बट ये जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के। ओके, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, जस्ट लाइक जैसे जो सिटीजन्स हैं उनको एक पूरा अधिकार है भाई, उनको क्या ऑक्यूपेशन करना है, क्या ट्रेड करना है, क्या बिजनेस करना है। और ये एक वाइडर सेंस में जस्ट लाइक ये कवर करता है सारे मीनिंग, एक अर्निंग के जितने भी चाहिए होते हैं एक आम जिंदगी को चलाने के लिए, और जो स्टेट है वो इम्पोज कर सकता है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, ठीक। जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को ध्यान में रखे, और जो ये स्टेट है वो एम्पावर है कि वो प्रिस्क्राइब कर सकता है प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन नेसेसरी फॉर प्रैक्टिसिंग एनी प्रोफेशन, कैरिंग एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। मतलब ऐसा भी नहीं है कि मतलब सामने वाला व्यक्ति ये बोल दे कि अरे मैं तो ये जॉब करना चाह रहा हूँ, लेकिन यार अब आप उस चीज़ के लिए एलिजिबल ही नहीं हो क्योंकि आपके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है, तो तब आप सुप्रीम कोर्ट में ये थोड़ी जाके बोलोगे कि वो मेरे को नहीं रख रहे हैं, ठीक। तो आपको वो एक टेक्निकल क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें क्राइटेरिया मीटअप होना चाहिए। आपने कर रखा है बीए और आप बीटेक में जाके जॉब करना चाहते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट थोड़ी चले जाएंगे। तो देयर आर सम क्राइटेरिया कि भाई जिसको मीटअप करना भी ज़रूरी होता है, और आप अपने आप भी अपने एक ट्रेड चला सकते हैं, बिजनेस चला सकते हैं, ठीक। जो भी आपको एसेस करना है तो कोई भी एक ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता है, ठीक, अगर आप कोई भी एक ट्रेड इस तरीके से करते हो तो। और स्टेट की तो कोई ऐसा सच मोनोपोली है भी नहीं, और स्टेट अगर ऐसी मोनोपोली करता तो ऑब्वियसली बात है फिर आपको भी लगेगा कि हाँ नहीं ये तो गलत हो रहा है। और जो राइट है वो इंक्लूड नहीं करता राइट टू कैरी ऑन प्रोफेशनल और बिजनेस और ट्रेड ऑक्यूपेशन डेट इज़ इमोरल। मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी धंधा करने लग गए हैं, मतलब इन द सेंस कि आप इमोरल ट्रैफिकिंग करने लगे हैं वुमेन की एंड चिल्ड्रन की, तो ये तो गलत है ना, तो इस चीज़ में तो आपको रोका जाएगा ना। तो देयर आर सम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑल्सो। और कुछ आप डेंजरस वर्क कर रहे हैं, आप बनाने लगे एक्सप्लोजिव गन वगैरह ये सारी चीज़ें, तो ऑब्वियसली बात है इन सब में तो आपको रोका ही जाएगा, ठीक। और ऑब्वियसली बात है अगर आपको ये सारी चीज़ें करनी है तो वो एक तरीके से वो रेगुलेशन वे में करनी होंगी। हालांकि ट्रैफिकिंग वगैरह तो तब भी नहीं हो सकती, ये तो बिल्कुल ही इलीगल है, ये आगे हम आर्टिकल भी पढ़ेंगे। लेकिन इफ़ अगर आप इस तरीके से चीज़ें कर रहे हैं जैसे लाइक जैसे आर्म्स वगैरह ये सब करते हैं तो उसके लिए एकदम पूरा लाइसेंसिंग की ज़रूरत होती है कि नहीं। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, यानी कि अगर आप कोई भी एक ऑफेंस कर देते हैं तो उसके रिगार्डिंग तो आर्टिकल 20 है जो कि ग्रांट करता है आपको प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट टू एन एक्यूज्ड पर्सन। मतलब कोई एक पर्सन है अगर वो कोई क्राइम वाइम कर देता है या कोई एक एक्यूज्ड पर्सन है तो उसको क्या अधिकार मिले हुए हैं, चाहे वो सिटीजन है, फॉरेनर है या लीगल पर्सन है, चाहे वो कंपनी या कोई कॉरपोरेशन है। तो इसके अंदर में 3 प्रोविज़न है। सबसे फर्स्ट है कि एक्स पोस्ट फैक्टो लो, यानी कि कोई भी जो क्राइम है मतलब जस्ट लाइक जैसे वो अभी करा गया है, ठीक। और मतलब मान लेते हैं कि एक जो क्राइम है वो आज करा गया है और आज मतलब मान लेते हैं कि मर्डर करा गया है, किसी के द्वारा मर्डर करा गया है और आज उस मर्डर के करने पर 7 साल की सज़ा है। लेकिन कल को अगर क्या हो जाता है, मान लेते हैं कि कल को नया कानून आ जाता है और उस कानून में उसके लिए 10 साल की सज़ा हो जाती है। तो अब ऐसा नहीं है कि कल उसने क्राइम करा है तो उसको सज़ा फिर आज वाले के अकॉर्डिंग मिलेगी, नहीं, उसको सज़ा मिलेगी तब भी पिछले वाले के उससे। बट हाँ देर आर सम लॉज जो कि रेट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट रखते हैं, जैसे कि टैक्स वगैरह के कुछ लॉज वगैरह हो जाते हैं, बट इस तरीके के लॉज रेट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट नहीं रखते हैं। मान लीजिए ये जो कानून है ये 2 महीने बाद आ रहा है और उसने क्राइम आज करा है तो ऑब्वियसली बात है उसको 7 साल की ही सज़ा मिलेगी, जिस समय पे उसने क्राइम करा उस समय पे जो कानून लागू था भारत के अंदर में उसके अकॉर्डिंग उसको सज़ा मिलेगी। नो एक्सपो फैक्स मतलब जैसे इसमें बोला भी गया है कि नो एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ, कि कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस except for a violation of law in force at the time of the commission of the act subjected to a penalty greater than the prescribed by the law in force at the time of the commission of the act, ठीक। नो डबल जियोपार्डी, यानी कि एक क्राइम के लिए भाई उसको 2 बार नहीं सज़ा मिल सकती है, मतलब सेम ऑफेंस के लिए उसने आज भी चोरी करी कल भी चोरी करी 3 दिन से चोरी करे जा रहा है, तो ऐसा नहीं कि इसके लिए अलग से 7 साल काटेगा इसके लिए अलग से काटेगा फिर इसके लिए अलग से, नहीं, एक ही एक ही मतलब उसके लिए क्राइम के लिए बार बार सज़ा नहीं मिल सकती है। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी कि खुद अपने आप में वो नहीं हो सकता गवाह एक तरीके से। और ये जो एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ है ये इम्पोज करता है पेनल्टीज रेट्रोस्पेक्टिवली वाली चीज़ों पे, अगर कुछ चीज़ें बोल दी जाएँ कि वो रेट्रोस्पेक्टिवली लागू होंगी
तो फिर वो रेट्रोस्पेक्टिवली लागू होंगी। ठीक, हालांकि क्रिमिनल लॉज में ये लागू नहीं होते, सिविल लॉज में ये होता है, जैसे टैक्स लॉ वगैरह में है। तो टैक्स वगैरह के या सिविल लॉज होते हैं जिनमें रेट्रोस्पेक्टिव चीज़ें लागू हो जाती है। मान लीजिए कि वो बोल दिया जाए 1995 से जितने भी अभी तक टैक्स लिए गए हैं उन सब पे ये सारी चीज़ें लागू होंगी, बट ये चीज़ क्रिमिनल लॉज में नहीं हो पाती है। ठीक, तो जितने भी ध्यान रखना सिविल लाइबिलिटी और टैक्स लॉज होते हैं उनमें रेट्रोस्पेक्टिवली चीज़ें लागू हो सकती हैं, बट सब में नहीं हो सकती हैं। और ये जो डबल जेओपार्डी है ये अवेलेबल है ओनली इन प्रोसीडिंग बिफोर कोर्ट, जिस टाइम पे उसको कोर्ट के सामने प्रस्तुत करा जाता है या जुडिशियल ट्राइब्यूनल के सामने। ठीक, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये अवेलेबल नहीं है कोई भी प्रोसीडिंग अगर डिपार्टमेंट के सामने करी जाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के सामने करी जाती है। दे आर नॉट ऑफ जुडिशियल नेचर। ठीक, ये सिर्फ अवेलेबल है कोर्ट के सामने, जुडिशियल ट्राइब्यूनल के सामने। ये जो सेल्फ इंक्रिमिनेशन वाला जो चीज़ है ये एक्सटेंड है, यानी कि अगर ओरली वो एविडेंस प्रस्तुत कर रहा है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रस्तुत कर रहा है खुद से, तो ये दोनों चीज़ों पे अवेलेबल है कि उसको नहीं माना जाएगा। ठीक, इट डज नॉट एक्सटेंड टू, यानी कि कंपलसरी प्रोडक्शन जो बोल दिया जाता है कि हाँ भाई आपको ये मटेरियल ऑब्जेक्ट प्रस्तुत करना है तो वहाँ पे तो वो उसको करना ही पड़ेगा। कंपल्सरी टू गिव थंब इम्प्रेशन, स्पेसिमेन सिग्नेचर, ब्लड स्पेसिमेन, ऑब्वियसली बात है। अब कोई एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, अब ये थोड़ी है कि उसका ब्लड सैंपल नहीं लिया जा सकता है, अब कुछ चीज़ छानबीन वगैरह चल रही है। अब आप कल को बोलें कि सर वो तो अपने आप में नहीं हो सकता गवाह वगैरह, तो उसका ब्लड वगैरह थंब इम्प्रेशन ये सब की ली जा रही है, बट ऐसा नहीं है, वो सारी चीज़ें तो हो सकती हैं। ये एक्सटेंड है ओनली क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में, ना कि सिविल प्रोसीडिंग्स में इतना ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है चीज़ें। ठीक, तो ये जो चीज़ें हैं वो मैक्सिमम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में वैलिड है। फिर आता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो कि आर्टिकल 21 है, जो कि डिक्लेयर करता है कि जो कोई भी पर्सन है उसको डिप्राइव नहीं करा जाएगा उसकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को लेके, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। यानी कि देखो जो आर्टिकल 21 है सीधा आपको जीने का अधिकार देता है, लेकिन दो चीज़ें चलती है इसमें, एक होता है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, एक होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। यानी कि कोई भी कानून लाया गया है उसका एक बार प्रोसीजर चेक करा जाता है, एक बार ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी कि जो उसकी मंशा थी उस कानून को बनाने की वो क्या है क्या नहीं, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। जस्ट लाइक ये जो आर्टिकल 21 है जो अभी फ़िलहाल में है, एक्सेप्ट प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये आपको है, बट ये क्या है क्या नहीं है वो मैं आपको बताता हूँ। हालांकि ये दोनों को अवेलेबल है, आर्टिकल 21 सिटीजन एंड नॉन सिटीजन दोनों के लिए। फेमस गोपालन केस हुआ था 1921 में, तो वो 1950 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक नैरो इंटरप्रिटेशन करी थी आर्टिकल 21 की। इसने ये बोला था कि जो प्रोटेक्शन मिली हुई है अंडर आर्टिकल 21 में, तो ये सिर्फ अवेलेबल है ओनली आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन के, ना कि लेजिस्लेटिव एक्शन के। मतलब जस्ट लाइक कि कल को अगर कोई भी कानून बना दिया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, तो और अगर वो आपका रेस्ट्रिक्ट करता है आर्टिकल 21 का, तो उसमें ये आपका एप्लीकेबल नहीं है। हालांकि अगर उस लॉ को इम्प्लीमेंटेशन करने वाली जो अथॉरिटी होती है, मान लीजिए जस्ट लाइक जैसे डीएम हो गया, एसपी हो गया आपके डिस्ट्रिक्ट वगैरह का, और वो कोई इस तरीके का एक्शन लेते हैं कि आपका आर्टिकल 21 वॉयलेट हो रहा है, तो ये तब आपको आर्टिकल 21 मिला हुआ है, ना कि ये लेजिस्लेटिव एक्शन के लिए। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कोई भी कानून कुछ भी ऐसा बना दिया। ठीक, तो ये उस समय पे बोला गया था 1950 में गोपालन केस में कि ओनली अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन, नॉट फ्रॉम एनी आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन। ठीक, तो इसका मतलब सिंपल ये बोल दिया गया कि भाई जो स्टेट है वो तो आपका डिप्राइव कर सकता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को किसी भी एक पर्सन की। और तो इस वजह से ये जो एक्सप्रेशन है वो निकल के आता है कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है सिर्फ हमारे आर्टिकल 21 में, जो कि एक डिफरेंट एक्सप्रेशन है किससे, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से। अब ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आता है कि यार ऐसा थोड़ी है कि कल को कानून बना के कोई भी किसी के भी अधिकार को वो कर दे, तो ऐसे तो ये मोनार्की टाइप से आ जाएगी। कल को जो सरकारें हैं वो किसी के भी अधिकार को हनन कर देंगे। ठीक, तो फिर एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आता है जो कि आपको अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखने को मिलता है। इसमें यह है कि जो वैलिडिटी है लॉ की वो प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर कैन नॉट बी क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड दैट द लॉ इज अनरीजनेबल, अनफेयर और अनजस्ट। सेकेंडली द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड अप की जो पर्सनल लिबर्टी है उसका मतलब सिर्फ लिबर्टी नहीं है। लिबर्टी सिर्फ किस चीज़ से, कि जो पर्सन या बॉडी जो है इंडिविजुअल की उस चीज़ से नहीं, बट जो मेनका गांधी केस हुआ था 1978 में, उसने इस चीज़ को ओवर रूल कर अपने जजमेंट को, जो कि गोपालन केस में आया था, एक वाइडर इंटरप्रिटेशन दिया आर्टिकल 21 को। उसने रूल करा कि जो ये राइट टू लाइफ और जो लिबर्टी वाला जो पर्सन है उसको मतलब कैन बी डिप्राइव्ड बाय लॉ, यानी कि उसको डिप्राइव तो करा जा सकता है, जो कि प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड करा गया है। लॉ इज़ रीजनेबल, फेयर एंड जस्ट। लेकिन दूसरे शब्दों में अगर इसको माने, उसने एक इंट्रोड्यूस करी चीज़ क्या, कि एक अमेरिकन एक्सप्रेशन वाली, कि ये जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है इस चीज़ को, यानी कि
जो प्रोटेक्शन आर्टिकल 21 में वो अवेलेबल है अगेंस्ट ओनली अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन बट ऑल्सो अगेंस्ट आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन, यानी कि लेजिस्लेटिव एक्शन के लिए भी अवेलेबल है और एग्जीक्यूटिव एक्शन के लिए भी है। ऐसा नहीं कि आपका जो पार्लियामेंट है वो कल को आके आपके अधिकार को छीन ले, जीने के ही अधिकार को, ऐसा भी नहीं होगा। ठीक, तो ये जो है ये दोनों के खिलाफ आपको ये देखने को मिल जाएगा कि मतलब एग्जीक्यूटिव एक्शन और आपके लेजिस्लेटिव एक्शन के लिए। और प्लस इसमें ये कि जो भाई प्रोसीजर बनाया गया है, मतलब जो वो प्रोसीजर फॉलो करा गया है एक तरीके से, वो भी सही होना चाहिए। ड्यू प्रोसेस यानी कि एकदम जो उसके पीछे की मंशा थी वो सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कल को पार्लियामेंट में कोई भी कानून आ गया सिर्फ बाहर जो नागरिकों को डिप्राइव करने के लिए, तो वो तो गलत हो जाएगा। ठीक, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने रीअफर्म करा इस अपनी जजमेंट को मेनका गांधी वाले केस में। उसने डिक्लेयर करे राइट आर्टिकल 21 में कैसे कि भाई आपको जीने का अधिकार है डिग्निटी के साथ, आपको डिसेंट एनवायरनमेंट में रहने का अधिकार है, आप पोल्यूशन फ्री वाटर आप पिएंगे, आप एयर पोल्यूशन फ्री देखेंगे, आप प्रोटेक्शन होगी आपको हजार्डस इंडस्ट्रीज से, राइट टू लाइवलीहुड है आपके पास, राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू शेल्टर है आपके पास राइट टू हेल्थ है, आपके पास राइट टू फ्री एजुकेशन है 14 साल की एज तक, आपको राइट टू फ्री लीगल एड है, आपके पास सोलिटरी कन्फाइनमेंट का है, राइट अगेंस्ट सोलिटरी कन्फाइनमेंट है, राइट टू स्पीडी ट्रायल है, राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग, राइट अगेंस्ट इनह्यूमन ट्रीटमेंट, राइट अगेंस्ट डिलेड एग्जीक्यूशन, जो डिले हो जाते हैं चीज़ें, राइट टू ट्रैवल अब्रोड है आपके पास, राइट अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर है आपके पास, राइट अगेंस्ट कस्टडियन हरेसमेंट है आपके पास, कस्टडी में जो हरेसमेंट करी जाती है उसके लिए भी राइट है, राइट टू इमरजेंसी है, मेडिकल एड मतलब इमरजेंसी में मेडिकल एड के लिए आपके पास अधिकार है, राइट टू टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, राइट नॉट टू बी ड्रिवन आउट ऑफ स्टेट है, राइट टू फेयर ट्रायल है, राइट ऑफ प्रिजनर है, उनका जो भी जीने के लिए ज़रूरी होती हैं चीज़ें वो सारी मिलनी चाहिए। हालांकि प्रैक्टिकल थिंग कई बार डिफरेंट हो जाती हैं। राइट ऑफ वुमेन है कि वो ट्रीट करी जाए डिसेंसी और डिग्निटी के साथ, राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग है, राइट टू रोड है, हिल एरियाज में आपको रोड बनाना चाहिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, राइट टू रेपुटेशन है, राइट टू अपील है फ्रॉम जजमेंट ऑफ कन्विक्शन, राइट टू फैमिली पेंशन है, राइट टू सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, राइट अगेंस्ट बार फेटर्स है, राइट टू अप्रोप्रिएट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, राइट टू स्लीप है, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए, है कि नहीं। राइट टू फ्रीडम है, नॉइस पोल्यूशन है, राइट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, राइट टू अपॉर्चुनिटी आपके पास। ठीक, फिर आता है आपका राइट टू एजुकेशन, जो कि आर्टिकल 21A के अंदर डिक्लेयर है कि जो स्टेट है वो प्रोवाइड करता है आपको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, जितने भी बच्चे हैं 6 से 14 साल के बीच की उम्र के बच्चे। ठीक, और ये जो प्रोविज़न है ये ओनली किस पे बेस्ड है, एलिमेंट्री एजुकेशन पे, जो कि एक फंडामेंटल राइट है, और हायर एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन में ये फंडामेंटल राइट एप्लीकेबल नहीं होता है। ये जो प्रोविज़न है ये ऐड करा गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू। ये जो अमेंडमेंट था इसने एक मेजर माइलस्टोन है हमारे कंट्री के एम का, जो कि है कि एजुकेशन हमें प्रोवाइड करनी है जितने भी लोग हैं सबको, यानी कि एजुकेशन फॉर ऑल के लिए आया था ये। गवर्नमेंट ने डिस्क्राइब करा था इस स्टेप को कि ये एक सेकंड रिवोल्यूशन है इन द चैप्टर ऑफ सिटीजन्स राइट। और ये जो अमेंडमेंट था, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंटेन करता है एक प्रोविज़न फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन चिल्ड्रन के अंडर आर्टिकल 45 भी आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि डीपीएसपी में है। और डीपीएसपी जो था, बीइंग अ डीपीएसपी, ये एनफोर्सेबल नहीं था कोर्ट के थ्रू, लेकिन अभी ये एनफोर्सेबल है कोर्ट के थ्रू, और इसकी वजह से इसका जो एक वाइडर पर्सपेक्टिव भी हो गया है। ठीक, और इसमें आपको जुडिशियल इंटरवेंशन भी देखने को मिल जाएगी। हालांकि आर्टिकल 45 में जब था तो इसमें एक जुडिशियल इंटरवेंशन नहीं देखने को मिल सकती थी, बट अब मिल सकती है सीधी सीधी अगर इसमें कुछ भी दिक्कत आती है तो। और ये जो अमेंडमेंट है ये चेंज कर देता है सब्जेक्ट मैटर आर्टिकल 45 के डीपीएसपी में। अब उसको रीड करा जाता है कि स्टेट की अब ड्यूटी है कि वो प्रोवाइड कर लेगा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जितने भी चिल्ड्रन हैं, जब तक कि वो कंप्लीट न कर लें अपने 6 ईयर की एज को। ठीक, और उसने ऐड करा एक न्यू फंडामेंटल ड्यूटी भी अंडर आर्टिकल 51A, जो कि बताता है कि ये ड्यूटी है हर एक सिटीजन की, जो कि भारतीय सिटीजन है, कि वो प्रोवाइड करे अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को एजुकेशन के लिए, जो कि कितने उम्र से 6 साल से 14 साल के बीच में। 1993 में खुद सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज करा था फंडामेंटल राइट प्राइमरी एजुकेशन का, राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 में। ये बोलता है कि जितने भी बच्चे हैं और जो सिटीजन है इस कंट्री का, उनको अधिकार है कि वो फ्री एजुकेशन ले सकते हैं
14 साल की एज तक। बाद में ये जो राइट टू एजुकेशन है इस पर लिमिट लगाई कुछ इकोनॉमिक कैपेसिटी और डेवलपमेंट को ध्यान में रख के स्टेट की। इस जजमेंट में कोर्ट ने ओवर रूल करा अपने अर्लियर जजमेंट को, जो कि 1992 में दिया था, जिस टाइम पे उसने डिक्लेयर करा था कि ये जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन, ये किसी भी लेवल पर हो सकता है, इंक्लूडिंग जो प्रोफेशनल एजुकेशन होती है, मेडिसिन एंड इंजीनियरिंग वगैरह ये सब। तो इसको ओवर रूल कर दिया था। ये 1992 में है, तो 1993 में इसको ओवर रूल करके ये आया था फिर बाद में, जो परसुएंस आर्टिकल 21 का पार्लियामेंट में वो इनेक्ट करता है कि जो राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 आया फिर इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये जो एक्ट है ये प्रोवाइड करता है हर एक चिल्ड्रन को राइट टू बी प्रोवाइडेड, यानी कि फुल टाइम आपको एलिमेंट्री एजुकेशन मिलेगी सेटिस्फैक्ट्री एंड इक्वलिटी क्वालिटी पे, एक फॉर्मल स्कूल में जैसे दी जाती है उसके हिसाब से, एक नॉर्म्स, एसेंशियल नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड के साथ। बस वही है, जब प्रैक्टिकली चीज़ें देखते हैं तो काफ़ी अच्छे से तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होती है, तो इम्प्लीमेंटेशन अच्छी हो तो हर एक चीज़ कितनी बेहतर हो सकती है। ठीक, तो ये बेसिकली आपको पता ही है भाई, इन सब तरीक़ों से क्या हो सकता है, एक वैल्यू ऑफ इक्वलिटी, सोशल जस्टिस एंड डेमोक्रेसी वगैरह, इन सब चीज़ों में एक बहुत बेहतर वे में हमारे समाज को एक रूप मिलेगा। एजुकेशन ही एक वो है, शिक्षा एक शेरनी का दूध है भाई, जितना पियोगे उतना दहाड़ोगे। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, यानी कि अगर आपको कोई भी अरेस्ट कर लेता है या आपको डिटेन कर लेता है तो उस समय पर आपके पास क्या अधिकार हैं क्या नहीं है। तो आर्टिकल 22 जो है वो ग्रांट करता है प्रोटेक्शन एक पर्सन को जो कि अरेस्ट कर दिया जाता है, डिटेन कर लिया जाता है। डिटेंशन भी दो तरीके के होते हैं भाई, दो, एक होता है प्यूनिटिव डिटेंशन, एक होता है प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव डिटेंशन ये होता है कि जिस समय आपको पनिश करा जाता है अगर आपने कोई भी ऑफेंस कमिट करा है। और प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी कि आपकी वजह से कोई भी किसी भी एक इलाके में कोई उपद्रव ना फैल जाए तो आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर रख दिया जाता है, यानी कि आपको अपने घर में ही बंद कर दिया जाएगा। जैसे कि आर्टिकल 370 हटाया जा रहा था तो उस समय पे काफ़ी लीडर्स को बंद कर दिया गया था, यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन कर दिया गया था उनका, ताकि अगर वो बाहर आएंगे लोगों में आक्रोश पैदा करेंगे तो एक क्या हो सकता है, मतलब काफ़ी बड़ा हारमोनी डिसहारमनी हो सकती है सोसाइटी के अंदर में। ठीक, तो ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो एक प्रिकॉशनरी मेज़र है, जो कि दंगे होने से पहले एक प्रिकॉशन ले लिया जाता है कि ऐसा ना होने की आशंका है। और ये जो आर्टिकल 22 है उसके दो पार्ट हैं, एक फर्स्ट पार्ट जो कि डील करता है विद द केसेस जो कि ऑर्डिनरी लॉ, एंड जो सेकंड पार्ट है वो डील करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन से। तो जो फर्स्ट पार्ट है आर्टिकल 22 का वो क्या बताता है कि जो कोई भी पर्सन अरेस्ट करा गया है अंडर ऑर्डिनरी लॉ तो उसको एक अधिकार है कि उसको इन्फॉर्म करा जाए भाई किस मतलब ग्राउंड पर उसको अरेस्ट करा जा रहा है, और वो कंसल्ट कर सकता है, डिफेंड करा जा सकता है अपने लीगल प्रैक्टिशनर के द्वारा, यानी कि वो उनसे कंसल्ट करने का पूरा अधिकार है, जो भी वकील वगैरह ये सारे जितने भी होते हैं उन सब से। और उसको 24 घंटे के अंदर में मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना है। ये 24 घंटे के अंदर में कौन सा समय होता है, ये नहीं कि आज आपको अरेस्ट कर लिया गया और कल छुट्टी है तो कल आपको प्रस्तुत करना ही पड़ेगा। अरे भाई कल छुट्टी है, तो जितने भी हॉलीडेज़ होते हैं वो सारा टाइम निकाल के, और जो एक ट्रैवलिंग टाइम होता है जो भी जस्ट लाइक जिस पुलिस स्टेशन से आपको कोर्ट तक ले जाने में जो टाइम लगता है उसको काट के, हर एक चीज़ काट के जो आपका जो टाइम बचता है वो 24 आवर्स तब कैलकुलेट करा जाता है। हॉलीडेज़ को, ट्रैवलिंग टाइम को, ये सारे को काट के 24 आवर्स के अंदर आपको प्रस्तुत करना होता है मजिस्ट्रेट के सामने। और फिर 24 घंटे के अंदर आपको मतलब राइट टू बी रिलीज्ड है 24 घंटे के बाद, द मजिस्ट्रेट अथॉरिटीज़ फर्दर डिटेंशन, जब तक वो आपको मजिस्ट्रेट नहीं बोलता है कि भाई इसको और डिटेन करा जाना चाहिए। ये जो सेफ गार्ड है ये अवेलेबल नहीं है हमारे एनिमी एलियन को, एनिमी यानी कि जो बाहर जो दुश्मन देश है हमारे, उनके कोई भी जो भी सिटीजन है एज सच। और कोई से भी पर्सन को अगर डिटेन करा गया है प्रिवेंटिव डिटेंशन के कानून में तो ये तब भी एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि डिटेंशन काफ़ी लंबा चल जाता है कभी कभी। जो सुप्रीम कोर्ट है वो रूल करता है कि जो अरेस्ट और जो डिटेंशन है फर्स्ट पार्ट में आर्टिकल 22 के वो कवर नहीं करता है अरेस्ट अंडर द ऑर्डर, यानी कि ये जो ऑर्डर करा गया है किसके द्वारा, कोर्ट के द्वारा। कोर्ट के द्वारा सिविल अरेस्ट करा गया है या वो फेल हो गया इनकम टैक्स पे करने में, डिपोर्टेशन है एलियन का, ये अप्लाई होता है सिर्फ किस पे, क्रिमिनल और क्वासी क्रिमिनल नेचर वाली एक्टिविटीज़ पे, या प्री जुडिशियल जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में, उन सारी चीज़ों पे। और जो सेकंड पार्ट है आर्टिकल 22 का जो कि प्रोटेक्ट करता है पर्सन को अरेस्ट होने से और डिटेन कर लिया जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर। तो इसके अंदर में क्या है कि ये अवेलेबल है सिटीजन और जो बाहर का कोई व्यक्ति आता है जैसे कि एलियन बोलते हैं हम उसको,
तो डिटेंशन जो है वो एक्सीड नहीं हो सकता 3 मंथ से ज़्यादा, अनलेस जब तक एडवाइजरी बोर्ड उस चीज़ से मतलब सेटिस्फाई नहीं हो पाता। अगर वो जो एडवाइजरी बोर्ड अगर वो बोल देता है कि नहीं इनका और भी डिटेंशन बढ़ाना चाहिए, तो फिर ऑब्वियसली बात है वो डिटेंशन बढ़ जाता है, ठीक। और उस बोर्ड के अंदर में आपके जजेस होते हैं हाई कोर्ट के। और जो ग्राउंडेड डिटेंशन का वो कम्युनिकेट होना चाहिए जिसको भी मतलब डिटेंशन एक तरीके से करा जा रहा है, ये पब्लिक इंटरेस्ट में ज़्यादा करा जाता है आपको डिटेंशन। और जो डिटेनी है उसको शुड बी अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी कि वो अपना रिप्रेजेंटेशन रख सके अगेंस्ट द डिटेंशन ऑर्डर। आर्टिकल आर्टिकल 22 जो है कि वो ऑथोराइज करता है पार्लियामेंट को, प्रिस्क्राइब करता है कि जो सर्कमस्टेंसेस हैं और जो क्लासेस ऑफ केसेस हैं जिस भी पर्सन को डिटेन करके रखा गया है वो 3 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बट एडवाइजरी बोर्ड की परमिशन आने के बाद वो 3 महीने से ज़्यादा बढ़ जाता है। और जो मैक्सिमम पीरियड है किसी पर्सन का कैन बी डिटेन इन एनी क्लास, मतलब मैक्सिमम पीरियड के लिए भी उसको करा जा सकता है, ठीक। और जो प्रोसीजर फॉलो करा जाएगा वही है कि भाई एडवाइजरी कमेटी की रिकमेंडेशन पे ही वो आगे फर्दर प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर रखा जा सकता है। और जो 44th अमेंडमेंट है 1978 का, वो उसने रिड्यूस करा था डिटेंशन का पीरियड बिना किसी ओपिनियन के एडवाइजरी बोर्ड के, यानी कि 3 महीने से 2 मंथ तक का कर दिया था उसने। लेकिन ये जो प्रोविज़न था ये मतलब नहीं आया था चाल चलन में, और जो ओरिजिनल पीरियड था 3 मंथ का वो अब भी आज तक भी कंटिन्यू है, यानी कि बोल दिया था उस समय पे कि हाँ भाई 2 महीने तक होगा, लेकिन ये 3 महीने तक आज भी कंटिन्यू है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिवाइड करता है लेजिस्लेटिव पावर को, मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन के संदर्भ में पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के। जो पार्लियामेंट है उसको एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है कि वो कोई भी कानून बना सकती है प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड फॉर अ रीज़न जो कि कनेक्टेड है डिफेंस फॉरेन अफेयर एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड। और जो पार्लियामेंट है और जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो कॉन्करेंटली भी लॉ बना सकती हैं इस चीज़ के खिलाफ प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेके, सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर स्टेट की या मेंटेनेंस जो पब्लिक ऑर्डर इन सारी चीज़ों को, ठीक। और जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ हैं जो कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए हैं वो क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है जो कि एक्सपायर हो गया 1969 में, 1950 का था। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 का था, ये 78 में रिपील हो गया। SC 74 वाला था कि कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर प्रिवेंशन ऑफ इस्लाम स्मगलिंग एक्ट एक्टिविटीज़ एक्ट 1974। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है 1980 का, ठीक। और एक PBMASC है 1980 का है। टाडा 1985 का, 1995 में ख़त्म कर देगा, रिपील हो गया। PITNDPS है 1998 का है। पोटा 2002 का है जो कि रिपील हो गया 2004 में। UAPA 1967 का है, अभी इसमें अमेंड करे गए, आपको पता है 2004 में करा गया, 8 में, 12 में, 19 में, ठीक। ये अमेंड होते गया टाइम टू टाइम, वही है कि स्कोप को वाइडर करने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन वगैरह इन सबको। ये अनफॉर्चुनेट है कि कोई भी जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वर्ल्ड में, नो डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड हैज़ मेड प्रिवेंटिव डिटेंशन एज एन इंटीग्रल पार्ट, यानी कि कोई भी एक इंटीग्रल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है। बट भारत में ये देखने को मिलेगा, ये तो USA में पता भी नहीं है, ठीक। और रिस्टोर करा गया था ये ब्रिटेन में फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। और भारत में जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो एग्जिट है ब्रिटिश समय के काल से ही। फॉर एग्जांपल जैसे बंगाल स्टेट प्रिजनर रेगुलेशन एक्ट 1818 का, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1939 का, जो कि प्रोवाइड करा था आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड चीज़ें, ओके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो आई होप कि आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो आप मेरे अदर भी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, CSAT का आप देख सकते हैं, मेरा स्पेक्ट्रम के सीरीज़ देख सकते हैं, लूसेंट के सीरीज़ देख सकते हैं, और लक्ष्मीकांत की भी चल रही है, ज्योग्राफी की स्टार्ट होने वाली है। तो आपका एकदम जो भी रिवीजन है वो भी अच्छे से हो जाएगा, प्लस जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनके लिए तो ये बेनिफिशियल ही है, ओके। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।